हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर हफ्ते इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर ये एक शो लेकर के आती हूं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन है उसके ठीक पहले बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और वो है बजट 2024-25 की। और मोदी 3.0 सरकार का ये पहला फुल फ्लेज्ड बजट होने वाला है। हलवा सेरेमनी पूरी हो चुकी है वित्त मंत्रालय में और ये संकेत है कि बजट तैयार है, सब कुछ लॉक हो गया है, बही खाता जो है वो तैयार हो चुका है और बजट पेश होगा अगले हफ्ते। लेकिन उससे पहले बजट से उम्मीदें तो बहुत हैं। हलवा सेरेमनी इस बात की इंडिकेशन होती है कि भाई पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है, अब बस इसे पेश करना है। अब हम जो भी कहेंगे वो बदलाव तो होंगे नहीं, तो हम डिमांड तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी उम्मीदें तो हम ज़रूर जता सकते हैं। तो आपकी उम्मीद कितनी पूरी होगी, कितनी नहीं, साथ ही में इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी हम आगे देंगे। मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल जी जुड़ चुके हैं। विनोद सर नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। विनोद सर ये बताइए कि हलवा पहले ही खा लिया, मुंह पहले ही मीठा कर लिया। हमारे यहाँ तो जब कुछ अच्छा होता है उसके बाद मुंह मीठा करते हैं, ये बजट में हलवा सेरेमनी पहले क्यों हो जाती है, पहले ही मुंह मीठा कर लेते हैं? नमस्कार। देखिए ऐसा है, बजट बनाने के लिए ना बहुत समय लगता है, बहुत रातें, बहुत लोग अपने घर नहीं जाते हैं। उनका भी हमें कहीं ना कहीं इस बात को सोच के चलना चाहिए कि उनको लॉक कर दिया जाता है, किसी भी तरह से पूरी दुनिया से वो कट ऑफ हो जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन कहीं बाहर लीक ना हो। तो ये हलवा सेरेमनी उस बात का संकेत है कि वो जो सब काम है वो बिल्कुल ठीक ठाक पूरा हो गया है। बजट आपके लिए एक बाद में आपके पास आएगा, उससे पहले जो बनाने वाले हैं, जो मेकर्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने ऑफिसर्स क्लर्क्स काम करते हैं, पूरे देश में कितने ही लोग इस काम में जुड़े होते होंगे, तब जाकर के कहीं ये बजट पूरा तैयार होता है। तो ये उस बात का मैसेज है कि वो सब काम शांतिपूर्वक पूरा कर लिया गया है। बजट जो है वो छप गया है, हालांकि अब कॉपीज नहीं छपती, इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिकली भी पूरी की पूरी बन के अब कंप्लीट, अब सिर्फ डिलीवरी होना बाकी है। तो ये बहुत अच्छा एक संकेत है और बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। मैं सल्यूट करता हूं उन सबको और वाकई में मेरी तरफ से उनको एक थैंक यू कि वो इतनी मेहनत करते हैं, महीनों तक अपने घर नहीं जाते हैं। प्रियंका जी, ये एक सच है जो हम जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग और बहुत मेहनत करते हैं इस देश में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम और आप हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो बुरा हो या भला हो तो बाद में पता लगेगा, पर वो उनको जो काम असाइन किया जाता है वो उसको पूरा करते हैं। तो ये उसका काफी बड़ा टास्क होता है और एक तरह से इस टास्क के कंप्लीशन में जो है कुछ मीठा हो जाए, और यही है हलवा सेरेमनी। सर अब ये बताइए, बजट में बहुत उम्मीदें टिकी हुई हैं, खास तौर पे जब हम न्यू टैक्स रिजीम की हम हमेशा बात करते हैं, पिछले साल से काफी चर्चा में, क्योंकि बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। बता दिया कि भाई देखिए, ओल्ड में जो है हम कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, न्यू में हम ये बदलाव कर रहे हैं। अब महंगाई बढ़ रही है, मांग उठ रही है कि ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है इसको बढ़ा दिया जाए, 5 लाख रुपए कर दिया जाए। तो क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है क्या न्यू टैक्स रिजीम में? आपको लग रहा है इस बजट में सरकार न्यू टैक्स रिजीम के एग्जेम्पशन लिमिट को 3 से 5 दे दे? क्योंकि बोला तो है, लग तो यही रहा, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम पे सरकार का कोई बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव ध्यान नहीं है और उसको बहुत ज्यादा कोई ऐसा टेम्पटिंग बनाने के मन में नहीं है। इस ऐसे संकेत उन्होंने पिछली बार ही दे दिए थे। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा भी दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि कुछ सनसेट क्लॉजेज हैं जिसकी वजह से इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, कुछ ऐसे एग्जम्पशंस हैं जो कुछ समय के लिए चलाने हैं, तो वो अगर आप रिबेट ले रहे हैं तो इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम को चलाया जा रहा है। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम को ल्यूक्रेटिव बनाने की तरफ उनका ध्यान है और वही अट्रैक्टिव है। और वही उनका ध्यान है कि कैसे इसकी लिमिट बढ़ाई जाए, कैसे वहां स्टैंडर्ड डिडक्शंस को और बढ़ा करके वहां पे बेनिफिट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर बढ़ती है तो न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ेगी, ओल्ड में नहीं। मुझे उम्मीद नहीं लगती कि ओल्ड में कोई चेंज आएगा। बाकी वित्त मंत्री ही जानती है कि वो क्या करेंगी। ये मेरा उसमें यह है कि न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद पूरी। ओके, सो न्यू टैक्स रिजीम आपको भी लग रहा है कि फेवरेबल इसे और बनाया जा सकता है। तो इसी कड़ी में न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं टैक्स की बात करूं तो जो हाईएस्ट है वो 30% का टैक्स लगता है 15 लाख रुपए से ऊपर की कमाई करने वालों के ऊपर। तो आपको लग रहा है इसे घटाया जाएगा? क्योंकि लोगों को तो लग रहा है कि भाई महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई को कंट्रोल करने के अभी तो सारे जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं।
इसे क्या कम करके 25% तक लाया जा सकता है और अट्रैक्टिव भी बन जाएगी फिर तो ये? जहां तक हाईएस्ट टैक्स रिबेट की स्लैब की बात है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब कम होगा। हाँ, इस बात की उम्मीद जरूर है क्योंकि 20% के बाद सीधा 30% का स्लैब है, बीच में एक 25% का स्लैब है ही नहीं, क्योंकि उससे पहले 5-5% के जंप थे सारे। तो यहां आकर के जिस तरह से बढ़ा, तो ऐसा लगता है कि 20% का स्लैब बीच में डाला जाएगा, क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें तो 3 लाख पर 5% है और सीधा जब 15 लाख पर पहुंचते हैं 5 गुना, तो टैक्स का रेट 30% हो जाता है। तो बिल्कुल इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि बीच में एक स्लैब और डाला जाएगा। अगर हाईएस्ट टैक्स स्लैब कम होता है, क्योंकि कारपोरेट में ऑलरेडी हम 25% टैक्स पे कर रहे हैं, तो नो डाउट ये बहुत बड़ा चेंज, बिग चेंज होगा और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। और मुझे लगता है और लोग टैक्स देने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि ऐसा है कि अगर टैक्स रेट कम होते हैं तो टैक्स देने वाले ज्यादा बढ़ जाते हैं। विनोद सर, आपको क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी खुशखबरी 50,000 से बढ़ते हुए? अब बढ़ने की तो उम्मीद सबने लगा रखी है, पर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बताइए कि सरकार के पास कितना लीवे है कि इसे बढ़ाएगी और कितना बढ़ा सकती है? 50,000 से 1 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैं तो इसी के लिए वोट करने वाली हूँ। नहीं, देखिए, आप बहुत कम मांग रही हैं। ये तो बेसिक चीज है कि मुझे लगता है आनी ही चाहिए 50,000 का 1 लाख, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक्स है। इसके पीछे लॉजिक्स है कि वर्क फ्रॉम होम वाले लोग घर से काम कर रहे हैं। इवन आप भी अगर अपना काम भी देखें तो अब आप 10 to 5 का जॉब नहीं करते, उसके बाद भी आपको काम करने पड़ते हैं। हम लोग भी कई बार रात में भी आपसे बात करते हैं। तो ये देखिए, ये जो वर्किंग है जो घर से हो रही है, जो ये मोबाइल के साथ और कम्युनिकेशन सिस्टम आने की वजह से जो एक्सटेंड हुआ है आपका वर्कलोड, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसा माध्यम है जिसमें ना तो क्रिस्टलाइज करने की जरूरत है ना बिलों की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है ये तो बेसिक चीज है, ये तो हो ही जानी चाहिए। इसमें तो कोई कारण दिखाई नहीं देता ना होने का। सैलरीड लोगों के लिए तो बहुत ही फायदे का होगा अगर ये हो जाएगा। और आपने भी ना, वो कहते हैं ना, दुखती रख पकड़ लिया। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ बढ़ा दें, काम हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर से महंगाई इतनी है, सब्जी खरीदने चाहिए, इतनी महंगाई है। तो चलिए ये हो जाए तो बड़ी अच्छा होगा। विनोद सर, ये बताइए, ओल्ड टैक्स रिजीम हमने तो शुरुआत में कह दिया, कहीं सरकार इसको रोल बैक ना कर दे, पर हाँ कुछ मजबूरियाँ कि अभी नहीं कर सकती हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम वाले जो हैं उनको अगर ऑप्ट कर रहे हैं लोग, तो वो इस बार हाथ मलते रह जाएंगे लगता है। नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम वही लोग ऑप्ट कर रहे हैं जिसको टैक्स में कुछ फायदा हो रहा है, किसी तरह से उनके पास डिडक्शंस अवेलेबल है। अदरवाइज टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब्स के हिसाब से तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स बनता है। ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में जो उन्होंने अगर बेसिक चीजें सेम रख दी जाए तो वो न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा लिक्विडेटिव है और ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हाउसिंग लोन का अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपको 2 लाख तक का रिबेट मिलता है। अगर आपने रेंटल पर प्रॉपर्टी दी हुई है और प्लस हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है तो आपको अट्रैक्टिव होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वहां है, या इंडस्ट्रीज के लिए कुछ ऐसे वो एग्जम्पशंस हैं जहां ये जा रहा है। अदरवाइज तो न्यू टैक्स रिजीम बेटर है और हर तरह से इसमें फायदा है। और हम सभी को सलाह देते हैं कि एक बार रिटर्न भरने से पहले दोनों रिजीम्स में अपने टैक्सेस चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट है तो आप जाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ओल्ड फायदेमंद है तो आप चले जाइए। सैलरीड क्लास के लिए कोई कंडीशन है नहीं, जितनी बार मर्जी चेंज कीजिए। बिजनेसमैन एक बार बदल सकता है और वापस आ सकता है, तो चेक जरूर कीजिए। अगर आपको फायदा होता है तो बिल्कुल आप चले जाइए। विनोद सर, होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल पर जो छूट मिलती है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग ओल्ड रिजीम को प्रेफर करते हैं। जिनका लोन चल रहा है वो सोचते हैं कि भाई ओल्ड रिजीम में ही जाए, न्यू रिजीम में तो इसमें स्विच करने में कुछ रियायत नहीं मिलती है। रियल एस्टेट डेवलपर्स हों या फिर वो लोग जो होम लोन लेते हैं, सबको लगता है ये 2 लाख रुपए की डिडक्शन को बढ़ाना चाहिए। तो मैं पूछती हूँ आपसे, आपको लग रहा है बढ़ाना चाहिए? और आपको लग रहा है कि ये न्यू टैक्स रिजीम में इस डिडक्शन को शामिल करेंगे? हालांकि कहा गया था इसमें कोई डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाला है। देखिए, डिडक्शंस बढ़ने की जहां तक बात है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 लाख की बात करें तो बिल्कुल ये बढ़नी चाहिए, क्योंकि हार्डली जो 2 लाख का इंटरेस्ट है वो तो 25 लाख के लोन पर चला जाता है। और अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इतने पैसों में तो शायद मुझे लगता है सपना भी नहीं आता होगा किसी को घर खरीदने का, कि आप 25 लाख रुपए में कोई घर लेने का सपना ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की लिमिट तो बढ़नी ही चाहिए अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो। हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो इसको कंपनसेटरी कहां बेनिफिट देते हैं, क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री भी तो उम्मीद से देख रही है बजट की तरफ। खाली एज ए एम्प्लॉई आप नहीं देख रहे, हाउसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे चाहिए।
उनको भी देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो दिया जाएगा, क्योंकि कंपनसेटरी तो करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी एटीसी को अगर कंपनसेट करना था तो भले ही एटीसी हटा दिया गया, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख तक उन्होंने कहा कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। सॉरी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है, अब टोटल की बात कर रहा हूं, टैक्सेबल की। तो उसको 7 लाख की अगर लिमिट को आप आगे ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका 2 लाख का इसमें अगर आप कवरेज कर देते हैं तो वो भी बहुत बेटर होगा, वो सभी को बेनिफिट मिल जाएगा। तो लेट्स सी बजट में आता है, उम्मीद तो है। हाँ, इंटरेस्ट की अगर रहती है तो बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं, 2 लाख की बहुत कम इंटरेस्ट की एग्जम्पशन लिमिट है, ये बढ़नी चाहिए ताकि एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम हाउस बायर्स है उनको तो ये बेनिफिट दिया ही जा सके। जैसे पिछले साल उन्होंने कैपिटल गेन में कैप लगा दिया, तो हो सकता है यहां भी कोई हाउसेस पर कैप लग जाए कि आप कितने घर होंगे तो आप ये रिबेट ले सकते हैं। आपने कैपिटल गेन्स की बात की, अब ये मांग जो है वो भी उठ रही है कि जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड और भी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं और इमूवेबल एसेट्स के लिए एक ही तरह का होल्डिंग पीरियड हो, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कहीं पर 3 साल होता है, अब रियल एस्टेट में भी 3 साल ही है होल्डिंग पीरियड, राइट? तो कैपिटल गेन टैक्स में आपको लग रहा है एक समान होल्डिंग पीरियड अक्रॉस द बोर्ड सारे एसेट क्लासेस में ले आए? देखिए, बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा है कि इस बार कैपिटल गेन्स के स्ट्रक्चर को बदला जाएगा, और उस पर यह उम्मीद करी जा रही है कि जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पर 10% कर दिया गया था, तो क्या ये रेट चेंज होगा। उसके साथ साथ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर होल्डिंग पीरियड 3 से घटाकर 2018 में 2 साल कर दिया गया था, तो क्या इसका पीरियड को फिर दोबारा से चेंज करके 1 ईयर को लॉन्ग टर्म मान लिया जाए, जिससे कि हाउसिंग इंडस्ट्री जो है उसके अंदर छोटे घर को बेच करके नया घर अगर कोई लेना चाहे तो उसको बेनिफिट मिल जाए। इंडेक्सेशन का एक सिस्टम है, तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कैपिटल गेन्स का जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह का हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं और जिस तरह की डिस्कशन चैम्बर्स के अंदर हो रही है और जिस तरह की डिमांड है कि कैपिटल गेन के स्ट्रक्चर को बदला जाए, और मुझे लगता है कि ये ऑन द बोर्ड है कहीं ना कहीं कि कैपिटल गेन में चेंजेस आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं किस तरह के होंगे, होने यही चाहिए कि आपका टैक्स का रेट्स आपके सबके साथ यूनिफॉर्म कर दिया जाए और पीरियड यूनिफॉर्म कर दिया जाए, जिस तरह से सिंप्लीफिकेशन पर सरकार काम कर रही है। तो मुझे लगता है इसमें बिल्कुल उम्मीद है कि होने के चांसेस हैं। चलिए, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और अब बस हम कुछ ही दिन दूर हैं। बजट का हर अपडेट आपको मनी 9 पर मिलेगा, तो मनी 9 से जुड़े रहिएगा। विनोद सर भी आएंगे हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि आपके इनकम टैक्स में किस तरह का बदलाव हुआ है। और अब हम रुक करने वाले हैं आपके इनकम टैक्स रिटर्न के सवालों का जवाब देने के लिए, और विनोद सर मेरे साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सबसे पहला सवाल विनोद सर संजय मित्तल जी का हम लेते हैं। वो पूछ रहे हैं सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट में क्या बदलाव हुए हैं, उनके बारे में समझाइए। मित्तल साहब, आपने ना दुनिया की दुखती रग पर हाथ रखा है। 5 जुलाई तक जो इनकम टैक्स का पोर्टल था वो सेक्शन 87A में अक्रॉस बोर्ड जो है रिबेट देता था, 25,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजीम में, 12,500 रुपए का ओल्ड टैक्स रिजीम में। 5 जुलाई के बाद इस तरह के चेंजेस किए गए कि जो आपको स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस की जो इनकम है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक से है या जो भी है, उनको इससे 87A से बाहर निकाल दिया गया। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 87A का रिबेट अब सिस्टम नहीं दे रहा है। हालांकि उसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी कि जिन्होंने 5 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल की उनको जो है ये दिया गया है। हालांकि मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि अगर आप सेक्शन 87A को पढ़ेंगे तो वहां कहीं ऐसा कुछ अलग से बाइफिकेशन नहीं किया गया था कि इस तरह का, कि वहां टोटल इनकम की बात की है। जब आप टोटल इनकम की बात करते हैं तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस की इनकम भी पहले टोटल इनकम में जोड़ी जाती है, उन पर रेट ऑफ टैक्स अलग हो सकता है बाद में। तो ये कहीं ना कहीं ग्लिच है, कोई बग था। इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट ने यह की है कि हम इसको स्पेशल रेट ऑफ इनकम को टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे और 87A से अलग करेंगे। हालांकि अब प्रॉब्लम आएगी कि 5 जुलाई से पहले की रिटर्नों का क्या होगा, उनको क्या डिमांड आ जाएगी और उनके साथ क्या होने वाला है, या वो रिवाइज करेंगे अपनी रिटर्न को। तो ये एक 87A में जो बदलाव हुआ है वो ये वाला है। तो केयरफुली अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। जो है आज वो आपके सामने है, जो होगा ये लिटिगेशन का इशू है, कैसे चलेगा मालूम नहीं अभी। चलिए, तो फिर जैसे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पर हम और चर्चा करेंगे। सतीश चंद्र जी के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या स्टॉक्स के नुकसान को म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है और इसके लिए किस ITR फॉर्म में इनको रिटर्न फाइल करना होगा? सतीश जी पूछ रहे हैं।
सतीश चंद्रा जी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है, ये बिल्कुल आपस में सेट ऑफ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी अल्टीमेटली वहीं जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं इक्विटी से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट अलग है, उनको इससे अलग ले सकते हैं हम, अदरवाइज ये बिल्कुल आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म की जहां तक बात करते हैं आप, तो ITR 2 आप भरेंगे, क्योंकि ITR 1 में आप जाएंगे नहीं, ITR 2 में आपको जाना होगा। हालांकि आपने ये नहीं लिखा कि आपकी क्या बिजनेस इनकम भी है। अगर बिजनेस इनकम है तो आपके फॉर्म 3 या 4 में से होंगे, नहीं अगर सैलरी से है तो 2 नंबर फॉर्म आप फाइल करेंगे। ऑलराइट, और अब हमारे साथ अमित सरवैया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 पर। कैसे मदद करें आपकी, क्या है आपका सवाल? थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और मेरा एक ही ट्रांजैक्शन है जो अभी उसमें एज अ बिजनेस कैटेगरी में दिखा रहा है। तो इन द सिंगल ट्रांजैक्शन केस हम कौन सा ITR फाइल करें? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। एंड सेकंड क्वेश्चन होगा कि P2P लेंडिंग जो है वो दिखाना जरूरी है ITR में? P2P लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आप किस शहर से जुड़े हैं अमित जी, ये भी बता दीजिए। अगर आपको मैं सुन नहीं पाई ठीक से। राजकोट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ तो जी। चलिए आप हमारा शो देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको सोल्यूशन देंगे विनोद सर। विनोद सर बताइए, अमित जी को के लिए ये जो 3500 रुपये का एक इनको जो है ये रुपए कुछ जिस पर TDS कटा था, क्या इसे आप इसकी वजह से इनका ITR फॉर्म कैसे चुनें, किस बात का ख्याल रखें? और सेकंड P2P लेंडिंग के बारे में। अमित जी, आपने ये नहीं लिखा कि आपने क्या ऐसा काम किया था जिसके आप 3500 रुपए कटे, या गलती से उन्होंने बिजनेस में दिखा दिया है? लेते हैं ना अमित जी। अमित जी एक विनोद सर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी। अमित जी, आपको ये जो आपका कटा है किस चीज का है? ये कुछ फ्रीलांसिंग काम किया है कुछ? हाँ जी। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फिर तो ये बिजनेस रिसीट है आपका अमित जी, फिर तो बिजनेस इनकम इस पे गलती से नहीं कटा है, बिल्कुल ठीक कटा हुआ है। अगर आपने एक आधी ट्रांजेक्शन किया तो आप बिजनेस उसमें अदर सोर्सेज में चले जाइए, लेकिन है तो ये बिजनेस ही। जाना तो आपको ITR 3 में चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्स दे देते हैं तो कम से कम इवेजन नहीं है। आप पूरे 3500 पर आप टैक्स दे दीजिए तो सरकार बहुत ज्यादा इसको, क्योंकि अमाउंट आपका बहुत कम है तो इस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। होना यही चाहिए कि बिजनेस इनकम में जाए, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके रिसीट्स बढ़ेंगे। तो बेटर तो यही कि आप अभी से ITR 3 यूज कीजिए और 3500 रुपए पर टैक्स दे दीजिए। टैक्स तो उतना ही आपको देना है, खाली फॉर्म का सिलेक्शन की बात है। और वो P2P लेंडिंग, क्या ये भी इनको इसका जिक्र करना होता है क्या? ये क्या है P2P लेंडिंग, थोड़ा सा अमित जी एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है कि आपको अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं तो फिर 9% और 12% आपको इंटरेस्ट मिलता है। बैंक से ज्यादा देते हैं बेसिकली। ये आप पीयर टू फ्रेंडली पीयर लोन की बात कर रहे हैं? पीयर टू पीयर लेंडिंग के प्लेटफॉर्म्स में लोग अपने पैसे को देते हैं, जिसको कंपनियां यूज करती हैं लोन देने में। आपने 12 पैसा है, फिर क्रेडिट मिंट हो गया। यस यस, तो इसमें इंटरेस्ट की कमाई होती है विनोद। ये तो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है सर, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखानी होगी और उस पर टैक्स देना होगा। ओके, सो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। चलिए, आई होप अमित जी को मदद कर पाए। ITR 3 है आपके लिए सही फॉर्म, राइट? विनोद सर, ITR 3 में इनको भरना चाहिए, बिजनेस रिसिप्ट है, फ्रीलांसिंग का काम किया है। भूषण चंद्र जी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होम लोन डिडक्शन से जुड़ा हुआ ये सवाल। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, यानी इस साल अभी भरेंगे। जानना चाहते हैं कि होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए उन्हें वित्त वर्ष 2023-24 में भरी रकम दिखानी होगी या फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए डिडक्शन को किस ITR फॉर्म में दिखाएं? ये जो है ना असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में कई बार टैक्स पेयर्स उलझ जाते हैं विनोद सर। भूषण जी, आपको 23-24 में आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपको क्लेम करना है, जो आप पे कर चुके हैं। 24-25 में तो अभी आप पे कर रहे हैं, अभी आपके 6 महीने बीते हैं। पिछला पूरा साल जो आपने दिया था, जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट, उस पर आपको रिबेट क्लेम करना है। आप उस पर क्लेम कीजिए। अगर आप सैलरीड हैं और आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो आप हमारी सीरीज देख सकते हैं। वैसे प्रियंका जी ने जो लॉन्च की थी 1 से लेकर 7 नंबर तक की, तो आप ITR 1 यूज कर लीजिए, नहीं तो ITR 2 आप यूज करेंगे। और अगर बिजनेस में है तो 3 और 4 में आपका फॉर्म होगा।
तो आपने पूरा डिटेल मेरे पास जितना आपने दिया उसके हिसाब से तो यही है कि आप ITR 1 में भी जा सकते हैं और आप अपना हाउसिंग लोन का जो आपने इंटरेस्ट पे किया ओल्ड टैक्स रिजीम में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। न्यू में तो है नहीं, न्यू में अगर रेंटल इनकम नहीं है आपकी तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम FM शेख जी से बात करेंगे। शो को हम जैसे शुरू करना था उसके ठीक पहले इनका मेल आया था जो हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। मिस्टर शेख, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सर, कैसे मदद करें? कुछ अनलिस्टेड डिबेंचर से आपको कुछ पैसे जो है उसका नुकसान हुआ है, राइट? बताएंगे? जी सर, मेरा 1 लाख का किया हुआ था उस। जी, हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं शेख साहब का क्वेश्चन बता देती हूँ विनोद सर, अगर वो जुड़ जाएंगे, कुछ क्रॉस क्वेश्चन होगा तो हम कर लेंगे। अनलिस्टेड डिबेंचर के कंपलसरी रिडेम्पशन से इन्हें 73,700 रुपये का नुकसान हुआ है। क्या वो इस नुकसान को ITR 2 में दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के रूप में ये क्लेम कर पाएंगे क्या इसको? जी बिल्कुल, आप क्लेम कर सकते हैं सर। सेक्शन 112 के अंदर इसकी पूरी डिटेल है कैसे आपको लॉस का क्लेम करना है। आप बिल्कुल इसका क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आपके किसी के लिए। ITR 2 में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में क्लेम करिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए, 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करिए, दोबारा कोई इनकम आएगी तो उसे सेट ऑफ कर दीजिएगा। ओके, तो ITR 2 का ही इस्तेमाल करेंगे फिर, ये सही समझ रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल। ओके, और जुड़ भी गए हैं, कुछ और आप पूछना चाहते हैं? हाँ, वो पूछना था मैम कि इसमें ITR 2 के अंदर में बॉन्ड एंड डिबेंचर्स करके जो आता है तो हाँ। उसके अंदर में हमको ये शो करना पड़ेगा या फिर वो सेक्शन 112A के अंदर में, वो पूछना था सर। विनोद आप सर? सेक्शन 112 में जाएंगे शेख साहब, सेक्शन 112, क्योंकि आपके अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं, आपके लिस्टेड नहीं है जैसा आपने मेंशन किया है। आपके अनलिस्टेड है तो आपको वहां जाना होगा 112 में आप, और इस पे अगर टैक्स देना होगा तो वैसे 20% है विदाउट इंडेक्सेशन, पर आपको लॉस आ रहा है तो आप इसको वहां पे रख दीजिएगा। ये अलग रहेंगे उससे, वो अलग है आपका, लेकिन रहेगा उसी में ही। आपका गेन या लॉस 112 में कैलकुलेट होगा, लॉस के लिए ऑटोमेटिकली वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा उसको। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरीश जोशी जी ने ये सवाल हमें यूट्यूब पर पूछा था। शेयरों से डिविडेंड मिले हैं और मैंने शेयर बेचे भी हैं कुछ तो उन्होंने सेल किए हैं, कुछ डिविडेंड मिला है। कौन सा ITR फॉर्म सही रहेगा हरीश जी के लिए? हरीश जी, ITR 2 आपके लिए जाएगा। कैपिटल गेन्स हम मान के चल रहे हैं कि सैलरी आप अर्न करते हैं तो ITR 2 जाएगा। अगर आप बिजनेस इनकम में हैं तो आपको फॉर्म 3 या 4 में से सिलेक्शन करना होगा। तो अभी आप ITR 2 है कैपिटल गेन्स के लिए, क्योंकि आपको स्टॉक्स आपने बेचे हैं तो कैपिटल गेन या लॉस हुआ होगा। तो डिविडेंड अकेले होने से फर्क नहीं पड़ रहा था इतना, लेकिन आपने लिखा कि शेयर बेचे भी आपने, जैसा आप लिख रहे हैं तो बेचे हैं तो कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शन है तो वो ITR 2 में जाएगा। ओके, सो ITR 2 आपके लिए हरीश जी सही होगा। और जैसा कि विनोद सर ने रिमाइंडर दिया, विनोद सर और मैंने सारे ही ITR के फॉर्म को ना डीकोड किया मनी 9 पर, तो उसे भी, उस वीडियो को भी ढूंढ करके आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जिमी खान जी पूछ रहे हैं कि मुझे सैलरी से कोई इनकम नहीं है, मैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा हूँ, मुझे 50,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और 1.5 लाख रुपए का इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट से 2 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। क्या मुझे टैक्स भरना होगा? क्योंकि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो तो 2.5 लाख से शुरू होती है और इनको जो भी कमाई हो रही है वो 2.5 लाख से कम हो रही है। तो क्या जिमी जी को भरना है इनकम टैक्स रिटर्न विनोद सर? जिमी खान साहब, हालांकि हम रिटर्न भरने के लिए प्रमोट करते हैं कि आप रिटर्न भरिए, ताकि आप अपनी जो है लोन लेने के लिए और आपको वीजा के लिए कभी इनकम प्रूफ, जहां भी इनकम प्रूफ चाहिए वहां आप अपनी ITR को यूज कर पाए। टैक्स आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप बेसिक एग्जम्पशन से कम है। हालांकि आप अगर रिटर्न नहीं भरना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सेक्शन 139 में जो कंडीशन दिए हुए हैं उस पर बताया गया है कि आपके अगर 50 लाख से ज्यादा आपने डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में, 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में, इस तरह से बिजली का बिल दिया है, फॉरेन ट्रेवल किया है, तो इनकम से के अलावा भी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो आयकर प्रावधान किए गए हैं ऐसे, अगर ऐसा है तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। लेकिन आपका क्वेश्चन था क्या मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको छूट है, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, पर रिटर्न जरूर भरिए। ऐसी हम आपको सलाह देंगे ताकि आप अपने आप को एक शहरी, अपने नागरिक होने का फर्ज अदा कर सकें। ओके, सो टैक्स लायबिलिटी 0 है, लेकिन रिटर्न जरूर भर दीजिएगा जिमी जी। हरीश गुप्ता जी का क्वेश्चन लेते हैं। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन के वक्त न्यू टैक्स रिजीम चुना था,
मेरे फॉर्म 16 जो इनको फर्निश हुआ है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हुआ है। एक कर्मचारी के रूप में मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत क्या अब रिटर्न भर के ATCCT 1B और ATC की छूट ले सकता हूँ, और क्या ITR 1 सही होगा इनके लिए विनोद सर? बिल्कुल आपके लिए ITR 1 सही होगा और आप ये दोनों क्लेम्स कर सकते हैं। भले ही आपका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में हुआ है पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, क्योंकि सैलरीड क्लास में कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी बार चाहे बदल सकते हैं, जितनी बार चाहे जैसे कर सकते हैं। तो अभी कोई दिक्कत नहीं हरीश गुप्ता जी, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, आप रिबेट लीजिए। शायद आपको टैक्स की बचत भी होगी ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि आपने जिस तरह से मुझे आपका डिटेल दिखाई दे रहा है ACCCD और ATC दोनों हैं, तो आपके पास आप क्लेम कर लीजिए। ठीक है, सो ITR 1 भी सही रहेगा आपका। चलिए विनोद सर, आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अगर आप भी चाहते हैं कि विनोद सर से सवाल पूछें तो 3 रास्ते हैं। लगातार हमारे शो में हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे थे, एक बार क्विकली आपको रिमाइंड कर देते हैं। विनोद सर से सवाल पूछना चाहते हैं हमारे इस शो में तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, और यूट्यूब पर लाइव जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर हमें आप अपने सवाल भेज दीजिए। जिस तरह से हम आपके सवाल पिक करें वैसे हम इन सवालों का जवाब लेकर आएंगे। तो विनोद सर जुड़े हुए थे, उनको हमने धन्यवाद कहा है। और विनोद रावल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगा आप चले गए, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। तो चलिए आज की शो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते, लेकिन इसके बीच में बजट है, बजट में भी हम मिलेंगे, तो Money9 से जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।